हेलो दोस्तों। इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के माइनर मेजर एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम हो गए, बहुत सारे बाकी हैं। और आज आप सभी का ज्योग्राफी का पेपर है। पेपर का आपका नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी। और आपके मन में ये डाउट बिल्कुल भी ना है कि ये माइनर का है कि मेजर का, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है, मतलब दोनों का है, माइनर और मेजर का। क्योंकि दोनों में सिलेबस ज्योग्राफी का एकदम सेम है, ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसलिए दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जिसका भी ये पेपर है BA BSc के सेकंड सेमेस्टर में, वो सभी बच्चे देखें। और इस एक वीडियो से आपकी सिलेबस की पूरी 8 यूनिट, जो 8 यूनिट है, वो सब कवर हो जाएंगी। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सब आपके इस एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। 1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पूरा सिलेबस आपका फास्ट रिवीजन करा देगा ये एक वीडियो। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आपका एक छोटा सा काम है, जब पेपर दे के वापस आए तो ये ज़रूर बताएं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि नहीं आए। इसमें मैंने लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वो देखते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र, जैसे कि देश या शहर की जनसंख्या में कोई शुद्ध वृद्धि या कमी ना होना। शुद्ध जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कोई शुद्ध वृद्धि या कमी ना होना। मतलब कि किसी जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या का शून्य जनसंख्या का मतलब है कि जितने लोग मरे हैं उतने ही लोग पैदा हुए हों, या जितने लोग उस देश से बाहर गए उतने ही लोग वहाँ पे आ जाएं। यानी कि जनसंख्या अगर पहले 10,000 थी तो 10,000 ही फिर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। ये है आपकी शून्य जनसंख्या वृद्धि। चलिए पूरा आप देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है। शून्य जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कोई शुद्ध वृद्धि या कमी न होना। इसका मतलब है कि जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जितने लोग उस क्षेत्र में आते हैं उतने ही उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। अर्थात शून्य जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब किसी जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ है कि एक निश्चित अवधि में जितने लोग जन्म लेते हैं या प्रवास करते हैं उतने ही लोग मर जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, जिससे कुल जनसंख्या स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि किसी देश में एक वर्ष में 1,000 बच्चे पैदा हुए तो 1,000 लोग मर भी गए। यदि उस वर्ष में 500 लोग देश में आते हैं तो 500 लोग देश से बाहर भी चले जाते हैं। तो जो जनसंख्या है हम लोग की, वो हम लोग की कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए लिखते हैं कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में जो देश की जनसंख्या है उसको कहेंगे शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, ये रहा हमारा शून्य जनसंख्या वृद्धि। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्यावरण के संदर्भ में नियतिवाद की क्या अवधारणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पर्यावरण के संदर्भ में नियतिवाद की अवधारणा एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि किसी क्षेत्र के मानव और समाज के भौतिक व बौद्धिक लक्षण पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। माना कि इसका मानना ये है कि जो मानव या समाज है उसके जो भौतिक लक्षण है या बौद्धिक लक्षण है वो सब पर्यावरण पहले से निर्धारित कर देता है। उदाहरण के लिए ये तर्क दिया जाता है कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहने वाले लोग कृषि या जल संसाधनों के आधार पर एक अलग जीवन शैली विकसित करते हैं, जबकि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा और उपजाऊ मिट्टी है, एक अलग जीवन शैली विकसित करते हैं। मतलब उनका ये कहने का है कि पर्यावरण के अनुसार ही लोग अपनी जीवन शैली विकसित करते हैं। जैसे रेगिस्तान में बहुत गर्मी है तो वहाँ के लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी जीवन शैली विकसित करते हैं, या कहीं ठंडी है तो वहाँ के लोग अपने अकॉर्डिंग जीवन शैली विकसित करते हैं। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि पर्यावरण ने ग्रीक में सभ्यताओं को प्रभावित और विकसित किया था, और जलवायु कारक मनुष्यों के विकास के लिए जिम्मेदार थे। ग्रीक भूगोलवेताओं ने इस अवधारणा को और विकसित किया और ये प्रस्ताव दिया कि त्वचा का अलग अलग रंग भी पर्यावरणीय तत्वों के कारण होता है। भूगोलवेताओं का मानना है कि पर्यावरण के भौतिक तत्व किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहने वाले जमैका के लोगों का रवैया सुस्त होता है। उसके विपरीत नीदरलैंड में रहने वाले लोगों की
जलवायु अलग होती है, इसलिए वे समर्पित और बेहतर कार्य नैतिकता प्रस्तुत करते हैं। हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? पर्यावरणीय नियतिवाद वह सिद्धांत है जो बताता है कि भौतिक कारक किसी व्यक्ति के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक विकास और वृद्धि को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी, भौगोलिक और सामाजिक विशेषताएं किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के संदर्भ में संभववाद की क्या अवधारणा है? मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसी अवधारणा है जो इस विचारधारा पर आधारित है कि पर्यावरण मानव के क्रियाकलापों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि जो ऊपर हमने नियतिवाद पढ़ा उसका मानना है कि पर्यावरण मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित एक सीमा तक करता है, बल्कि केवल कुछ सीमाएं और संभावनाएं प्रदान करता है जिनके भीतर मानव अपनी बुद्धि, तकनीकी और संस्कृति के माध्यम से विकास के मार्ग चुन सकता है। संभववाद की विचारधारा भूगोल में नियतिवादी विचारधारा के विरुद्ध थी, क्योंकि नियतिवादियों का मानना है कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत दशाएं ही किसी क्षेत्र के मानव जीवन और संस्कृति को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं। इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। किस भावना को? आपकी संभावनावाद को। और विडाल डी ला ब्लास के, ये पूरा एक नाम है, के लेखन से इसका आरंभ हुआ। फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने इसे संभववाद का नाम दिया। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के संदर्भ में संभववाद की अवधारणा का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो संभववाद की अवधारणा है इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। समीक्षात्मक मूल्यांकन। संभववाद ने मानव भूगोल को एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां मनुष्य को पर्यावरण का गुलाम नहीं बल्कि सक्रिय निर्णायक माना गया। इसने पर्यावरणीय निर्धारणवाद की सीमाओं को उजागर करते हुए आधुनिक मानव भूगोल की नींव रखी। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी हैं, परंतु इसकी उपयोगिता आज भी विद्यमान है, विशेष रूप से सतत विकास और पर्यावरणीय योजना निर्माण के संदर्भ में। पर्यावरण के संदर्भ में संभववाद की विचारधारा का समीक्षात्मक मूल्यांकन निम्नवत है। सकारात्मक पक्ष। मनुष्य की भूमिका का महत्व। संभववाद जो है उसमें मनुष्य की भूमिका को महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत ने मानव को एक सक्रिय भागीदार माना है जो पर्यावरण का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। प्रौद्योगिकी की शक्ति को मान्यता। इसने ये दर्शाया है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी नवाचार प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण। यह ना तो पर्यावरण को सर्वशक्तिमान मानता है, ना ही मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र, बल्कि दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। अब हम लोग संभववाद का नकारात्मक पक्ष देखते हैं। प्राकृतिक सीमाओं की उपेक्षा। कुछ आलोचकों के अनुसार इसमें पर्यावरणीय बाधाओं की गंभीरता को कम करके आंका गया है। अत्यधिक मानव केंद्रित दृष्टिकोण। ये मानवीय बुद्धि को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं या सीमाएं मानवीय प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। अंतर्विकासीय विषमता की अनदेखी। सभी समाजों के पास एक जैसी तकनीकी क्षमता नहीं होती, जिससे ये सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होता है। भाई संभववाद कहता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य सारा निर्णय नहीं लेता, वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। लेकिन सभी समाज के लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते कि सब अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग निर्णय ले सके, इसलिए ये इसका नकारात्मक पक्ष है। नियतिवाद और संभावनावाद या संभववाद दोनों एक ही चीजें के बीच अंतर को संक्षेप रूप में समझाइए। देखिए, अब हम लोग नियतिवाद और संभववाद के बीच के अंतर को देखेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पॉइंट वाइज में लिखा है। आपके पास कॉपी होगी पेपर में, तो आप ऐसे बीच लाइन खींचेंगे। इधर आप लिखेंगे नियतिवाद और इधर लिखेंगे संभववाद, फिर पॉइंट में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। मेरे पास लिखने का वो टेक्निक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको पॉइंट में लिखा है। नियतिवाद
यह इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि भौतिक कारक मानव के व्यवहार और संस्कृति को प्रभावित करने में सक्षम है। ठीक है, लोग पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर थे और समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे। इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीक और रोमन विद्वान जिम्मेदार हैं। जलवायु और भौगोलिक बाधाएं जो समाज को प्रभावित करती हैं, जैसे रेगिस्तान, पहाड़ आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संभावनावाद। यह इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि मनुष्य अब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल ढलने में सक्षम है। हालांकि भौतिक कारक कुछ हद तक मानव के कार्यों को सीमित करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, लोग प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं और अपनी शर्तों पर कार्यकलाप चुनने और करने लगे हैं। संभववाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार विद्वान बिडाल डे ला ब्लाच और लुसियन फेवरे, इसको लुसियन फेवरे भी कहते हैं। संभववाद का एक उदाहरण है, मनुष्य परिचित परिस्थितियों में सड़कें बनाकर या आमूल चूल बस्तियां बनाकर पर्यावरण से संघर्ष करते हैं। अब हम लोग पर्यावरण की नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद तीनों अवधारणाओं को एक साथ देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। नियतिवाद और संभववाद और नव नियतिवाद मानव भूगोल में 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाती हैं। नियतिवाद मानता है कि पर्यावरण मानव जीवन और समाज को निर्धारित करता है। नियतिवाद क्या मानता है कि पर्यावरण जो है वो मानव जीवन और समाज को निर्धारित करता है। संभववाद का यह विचार देता है कि मनुष्य पर्यावरण में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने अनुसार हर चीज का उपयोग करता है। नव नियतिवाद जो है वो इन दोनों के बीच का रास्ता है, जो बताता है कि पर्यावरण मनुष्य को सीमित करता है, लेकिन मनुष्य के पास पर्यावरण को बदलने की क्षमता भी है। अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में नियतिवाद के पॉइंट वाइज देखेंगे। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण मनुष्य के जीवन, संस्कृति और सामाजिक विकास को निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा, मानव को एक निष्क्रिय तत्व माना जाता है जो पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है। उदाहरण के लिए ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में अलग तरह से विकसित होते हैं, क्योंकि उनका पर्यावरण अलग है। नियतिवाद को जलवायु नियतिवाद और भौगोलिक नियतिवाद भी कहा जाता है, क्योंकि जलवायु और भूगोल मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संभववाद। ये विचारधारा नियतिवाद के विपरीत है और मनुष्य को पर्यावरण का एक सक्रिय कारक मानती है। मनुष्य पर्यावरण में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करता है और अपने अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए मनुष्य कृषि, शहरीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण को बदल सकता है। संभववाद के अनुसार मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि वह अपने विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे नव नियतिवाद को। यह विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। ये मानता है कि पर्यावरण मनुष्य को सीमित करता है, लेकिन मनुष्य के पास पर्यावरण को बदलने की क्षमता भी है। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपने विकास के लिए काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा का उपयोग कर सकता है या प्रदूषण को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है। हम लोग चाहे कोई भी लॉन्ग आंसर हो दोस्तों या लघु त्रिभुज, तो आप नीचे संक्षेप में या निष्कर्ष जरूर लिखें। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा आपका प्रभाव पड़ता है आंसर का। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है संक्षेप में, नियतिवाद पर्यावरण को मनुष्य के विकास का निर्धारक मानता है। संभववाद मनुष्य को पर्यावरण का सक्रिय कारक मानता है और नव नियतिवाद दोनों के बीच का रास्ता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जनसंख्या के वैश्विक प्रवास या स्थानांतरण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें। जनसंख्या का वैश्विक प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश की ओर स्थायी या अस्थायी रूप से निवास, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा आदि कारणों से स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या का जो वैश्विक प्रवास है उसका मतलब है जब लोग रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के लिए
अपना देश, अपना शहर छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यह प्रवास विविध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित होता है। सबसे पहले हम लोग इसके कारण देखेंगे, फिर परिणाम या प्रभाव। परिणाम पूछे तब भी आपको यही आंसर लिखना है, प्रभाव पूछेगा तब भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग कारण देखते हैं कि प्रवास के कारण क्या है। आर्थिक कारण, रोजगार और बेहतर नौकरी के अवसर, उच्च वेतन व विकसित देशों में अधिक मजदूरी और जीवन यापन की बेहतर स्थिति की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। शैक्षणिक कारण क्या हो सकता है? उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने हेतु विकसित देशों की ओर छात्र प्रवास करते हैं। नेक्स्ट, छात्रवृत्तियां एवं अनुसंधान के अवसर भी आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। यानी कि छात्रों को जहां अच्छा रिसर्च मिलेगा या अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी तो लोग वहां चले जाते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कारण है वो है राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारण। युद्ध, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता व तानाशाही शासन के कारण लोग एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक एवं पारिवारिक कारण। परिवारजनों के साथ पुनर्मिलन, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या कारण हो सकता है? किसी का परिवार कहीं दूसरी जगह पे है तो वो बहुत ऊब जाता है, बोर हो जाता है कि अपनी फैमिली के पास जाएंगे, तो वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान चला जाता है जहाँ उसका परिवार होता है। तो परिवारजनों के साथ पुनर्मिलन, विवाह, सामाजिक सुरक्षा और जीवन शैली में सुधार की आकांक्षा से भी लोग प्रवास करते हैं। प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूकंप आदि के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैश्विक प्रवास के परिणाम क्या है या प्रभाव क्या है। जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है या परिणाम है वो है जनसंख्या वितरण। प्रवास के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। मतलब कि यह है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, या जिस देश से जाते हैं उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो है प्रवास के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाती है। जहाँ से जाएंगे वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रवास से मूल देशों में, यानी कि जहाँ से जा रहे हैं उसको मूल देश कहेंगे। प्रवास से मूल देशों में जनसंख्या में कमी, विशेष रूप से युवा और कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत गंतव्य देश, यानी कि जहाँ गए हैं, गंतव्य देशों में जनसंख्या में वृद्धि, विशेष रूप से युवा और कामकाजी आबादी में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक संरचना। प्रवास के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि लिंग अनुपात और आयु संरचना में परिवर्तन। मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन कि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पे गया, अगर वहाँ पहले 500 आदमी थे और 100 महिलाएं थी, तो अब अगर जहाँ से जो जा रही है उसमें 400 महिलाएं जाएंगी और 100 पुरुष जाएंगे, तो वहाँ 600 हो जाएंगे और 500 महिलाएं हो जाएंगी। तो लिंग अनुपात बदला ना, पहले जो 5:1 का रेशियो था वो रेशियो बदल जाएगा। आयु संरचना में परिवर्तन, पहले वहाँ पे 50 की उम्र के 100 आदमी थे, तो दूसरे देश से पहुंच गए वहाँ पे 40 से, तो आयु संरचना में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास। प्रवास के कारण प्रवासियों के गृह क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन गंतव्य क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता, प्रवास के कारण राजनीतिक स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि जातीय तनाव और सामाजिक अशांति। यानी कि जो जिस देश से या जिस जगह से दूसरे स्थान पे, दूसरे शहर लोग गए हैं, वहाँ पे जातीय तनाव बढ़ सकता है। ये भी एक मेन रीजन होता है इसका। नेक्स्ट हमारा आता है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वितरण का मतलब है कि लोग दुनिया में कैसे फैले हुए हैं। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि कुछ इलाकों में बहुत कम। एशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जिसमें दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। उच्च अक्षांशों, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों, भूमध्य रेखीय जंगलों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। यही इसी को हम लोग जनसंख्या वितरण कहते हैं कि लोग कैसे कैसे अलग स्थानों में, अलग इलाकों में फैले हुए हैं या रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक कारक, जिसके अंतर्गत हम लोग के फर्स्ट पॉइंट है जलवायु। इसमें हम लोग के जो कारक हैं जनसंख्या वितरण को, वो फर्स्ट भौतिक और सेकंड है सामाजिक और आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत हमने पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि जनसंख्या वितरण के भौतिक कारक क्या हैं, तब आप ये लिख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने पॉइंट में दिया है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जलवायु। गर्म और ठंडे क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। स्थलाकृति, पहाड़ी और पथरीली भूमि की तुलना में मैदानी इलाकों में अधिक लोग रहते हैं। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं, लेकिन वह कृषि के लिए क्योंकि वह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हम लोग यहाँ क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ गया ना कि जनसंख्या वितरण, कि कहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो एक कारण जलवायु हो गया, गर्म और ठंडे देश की तुलना में कि कहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे। स्थलाकृति, कि पहाड़ी और पथरीली भूमि में लोग कम रहते हैं, मैदानी इलाकों में ज्यादा। मिट्टी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहां लोग ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां कृषि अच्छी होगी। पानी की उपलब्धता, जहाँ पानी की उपलब्धता आसानी से होगी, अच्छा पानी मिलेगा, वहां जनसंख्या एक अधिक होगी। पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों में पानी आसानी से उपलब्ध होता है वहां अधिक लोग रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक और आर्थिक कारक, जिसमें फर्स्ट है रोजगार के अवसर। जिन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं वहां अधिक लोग रहते हैं। शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि शहरों में बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध हैं। राजनीतिक स्थिरता, भारत की तुलना में ये वाला जो पॉइंट वो एकदम गलत है, क्योंकि हम लोग क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ऑल ओवर ये पॉइंट एकदम सही है। राजनीतिक स्थिरता, जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता है वहां अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए अनुकूल है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं, जिससे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और वहां पे लोग अधिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अधिक जनसंख्या एवं कम जनसंख्या की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अधिक जनसंख्या का मतलब है किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या इतनी अधिक होना कि वहां के संसाधन जैसे भोजन, पानी, आवास उस जनसंख्या के लिए पर्याप्त ना हो। कम जनसंख्या का मतलब है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी कम है कि संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा और यहाँ के विकास के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जनसंख्या को पॉइंट वाइज, क्योंकि ये अगर लघु उत्तरी में आएगा तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। अधिक जनसंख्या तब होती है जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र के संसाधनों के वहन क्षमता से अधिक हो। माना कि किसी क्षेत्र की जो संसाधन है वहां कम है लेकिन लोग ज्यादा है, तब उसे कहेंगे अधिक जनसंख्या। जैसे कि कहीं पे 1000 मकान है लेकिन वहां लोग जो है वो 4000 है, तो कहेंगे कि यहाँ अधिक जनसंख्या है। इसका मतलब है कि लोगों को पर्याप्त भोजन, पानी, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण, जल संकट। उदाहरण के लिए भारत और चीन जैसे देशों में अधिक जनसंख्या की समस्या है, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा कम जनसंख्या से क्या मतलब है। कम जनसंख्या तब होती है जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी कम होती है कि वहाँ क्षेत्र अपने संसाधनों को पूरा उपयोग ही नहीं कर पाता। यानी कि जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका पूरा उपयोग ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति नहीं है, जिससे विकास धीमा हो जाता है। वहाँ लोग ही नहीं है तो वहाँ का विकास कैसे होगा। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अक्सर बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी होती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में कम जनसंख्या की समस्या है, जहां विशाल क्षेत्र है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा मानव बस्तियां, या इसमें आ सकता है कि मानव अधिवासों से आप क्या समझते हैं, उनके प्रमुख प्रकार का वर्णन करें। देखिए, मानव बस्तियां मुख्यतः दो हैं, ग्रामीण और शहरी बस्ती। मैं आपको यहाँ पे ग्रामीण और शहरी बस्तियां बताऊंगी, लेकिन आके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं तो आप पूरा ये लिख के आएंगे। ठीक है, क्योंकि बस्तियां या अधिवासों में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज दिया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरी में कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार लिखिए, शहरी अधिवासों के प्रकार लिखिए। तो मैंने आपको यहाँ प्रकार ही ऐसे बताए कि अंदर आपको टाइप दे दिया जिससे आप आराम से इसको भी लिख पाए। अब हम लोग देखते हैं, मानव बस्तियां मनुष्य द्वारा बसाए गए स्थानों को कहते हैं
जिनमें घर अन्य संरचनाएं शामिल होती हैं। ये बस्तियां ग्रामीण और शहरी दोनों हो सकती हैं। ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर कम आबादी वाली होती हैं और कृषि, पशुपालन या वानिकी जैसी प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती हैं। शहरी बस्तियां दूसरी ओर घनी आबादी वाली होती हैं और आमतौर पर विनिर्माण, व्यापार या सेवाओं जैसी गैर कृषि गतिविधियों में शामिल होती हैं। मेनली जो ग्रामीण बस्ती होती है वो कृषि, पशुपालन पर निर्भर होती हैं और जो शहरी होती हैं व्यापार या सेवाओं जैसे में निर्भर करती हैं। अब हम लोग मानव बस्तियों के प्रकार देखेंगे। मानव बस्तियों के मुख्य प्रकार हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियां, या आपके पास अधिवास भी लिख के आ सकता है। ग्रामीण बस्तियां वे होती हैं जो आमतौर पर गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां लोग प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ये बस्तियां आमतौर पर कम जनसंख्या घनत्व वाली होती हैं। इसके अंदर देखिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार लिखिए, आप उससे क्या समझते हैं, तो आप ये लिख देंगे पूरा, और फिर उसके प्रकार हैं ग्रामीण अधिवासों के। सघन बस्तियां, घरों, इसमें आप लिखेंगे सघन अधिवास। अगर पूछेंगे अधिवास तो घरों का एक समूह जो एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, जैसे कि एक गांव। अर्धसघन बस्तियां, घरों का एक समूह जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। बिखरी हुई बस्तियां, घर एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। रैखिक बस्तियां, घर एक पंक्ति में जैसे कि सड़क या नदी के किनारे लाइन से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे शहरी बस्तियां। आपसे पूछ सकता है कि शहरी अधिवास से आप क्या समझते हैं या नगरीय अधिवासों से आप क्या समझते हैं, उसके टाइप लिखिए। तो आप ये पूरे टाइप लिख देंगे। शहरी बस्तियां वे होती हैं जो शहरों, कस्बों और महानगरों में पाई जाती हैं, जहां लोग द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां जैसे विनिर्माण, व्यापार, सेवाएं आदि में लगे होते हैं। द्वितीयक उद्योग, आपको पता है क्या होते हैं द्वितीयक गतिविधियां, जैसे कि उद्योग। और तृतीयक में क्या होता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, जो सेवा भाव में जिनमें होता है उनको कहते हैं तृतीयक उद्योग। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है नगरीय अधिवासों के प्रकारों का वर्णन करें, तो आप पूरा यही लिख के आएंगे। जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है नगर शहर, जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरीय क्षेत्र जो आमतौर पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है और यहाँ पे आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं और ये इनका केंद्र होता है। कस्बा या कस्बे शहरों, नगरों की तुलना में एक छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि शहर से ये छोटे होते हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनसंख्या ज्यादा, घनत्व ज्यादा होता है और आर्थिक गतिविधियां भी सीमित होती हैं कस्बों में। शहरों में तो आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कस्बों में सीमित होती हैं। उपनगर, शहर के बाहरी इलाकों में स्थित छोटे नगरीय क्षेत्र जो अक्सर शहर के निवासियों के लिए एक आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। महानगर, बहुत बड़े शहरी क्षेत्र जो आमतौर पर कई शहरों से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जो बहुत सारे शहरों से मिलकर बने होते हैं। मेगा सिटी, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले विशाल नगरीय क्षेत्र जो अक्सर कई शहरों या उपनगरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मेगा सिटी कहते हैं। अब आता है आपके पेपर में क्वेश्चन, अगर पूछे घरों के प्रमुख प्रकार का वर्णन करें, तो आप लिखेंगे मानव भूगोल में घरों को उनके आकार, बनावट, उपयोग और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें आप हेडिंग डालेंगे घरों के प्रकार। घरों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पक्के घर, कच्चे घर, अपार्टमेंट, बंगले, विला और कॉटेज। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के भी घर होते हैं जो आपदाओं या विस्थापन के कारण अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि तिरपाल, तंबू। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का फर्स्ट टाइप है वो है पक्के घर। ये घर शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं। पक्के घर ईंट, सीमेंट, कंक्रीट और स्टील जैसी मजबूत सामग्रियों से बने होते हैं। ये घर आमतौर पर अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। पक्के घरों में आमतौर पर फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगले और विला शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कच्चे घर। ये घर आमतौर पर गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्चे घर मिट्टी, बांस, लकड़ी और पुआल जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं। ये घर आमतौर पर सस्ते होते हैं और पक्के घरों की तुलना में कम टिकाऊ भी होते हैं। कच्चे घरों में आमतौर पर झोपड़ियां और कुछ ग्रामीण घर शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी घर।
अस्थायी घर वे घर होते हैं जो कम समय के लिए बनाए जाते हैं और आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक कठिनाइयों या विस्थापन जैसी स्थितियों के कारण अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं। ये घर अक्सर उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि तिरपाल, प्लास्टिक, तंबू, लकड़ी आदि। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भारत की प्रमुख जनजातियों का वर्णन कीजिए। भारत में कई जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल, नागा। आपके पेपर में जो ज़्यादा पूछी जा सकती है वो है भोटिया, भील और संथाल। इनको मैंने बहुत अंदर बड़ा सा दिया, उसको पूरा पढ़ें क्योंकि बहुत बार अलग पूछी गई हैं। ये जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। भोटिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे देखें। भोटिया जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में पाई जाती है। भोटिया जनजाति की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और वे तिब्बती मूल के माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से भोटिया लोग भारत तिब्बत व्यापार में शामिल थे। पारंपरिक रूप से जो भोटिया लोग हैं वो भारत तिब्बत व्यापार में शामिल थे, साथ ही कृषि और पशुपालन भी करते थे। भोटिया लोगों की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज है। वे अपने पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। भोटिया जनजाति में तिब्बती और भारतीय संस्कृति का मिश्रण देख सकते हैं। वे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का पालन करते हैं। अब आता है गद्दी। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अर्ध खाना बदौश जनजाति है। गद्दी जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, जिसमें लोकगीत, नृत्य, त्योहार और पारंपरिक पोशाक शामिल है। वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृति और भाषा के लिए जानी जाती हैं। गद्दी समुदाय हिंदू धर्म का पालन करता है और भगवान शिव के भक्त हैं। पारंपरिक रूप से गद्दी समुदाय भेड़ और बकरियों के पालन पर निर्भर है। थारू। थारू जनजाति नेपाल और भारत की सीमा पर पाई जाती है। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में रहते हैं। थारू जनजाति अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचना और रीति रिवाजों और त्योहारों के लिए जानी जाती है। कुछ लाइनें इनमें कॉमन है, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो ना, जैसे मैं आपको बताऊं, है तो गलत क्योंकि आपको बिल्कुल राइट लिखना चाहिए, लेकिन अगर ना याद हो रहा हो तो मैं जैसे ये कोई भी जाति है, जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है, आप लिख सकते हैं, जिसमें लोकगीत, नृत्य, त्योहार और पारंपरिक पोशाक शामिल है। वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृति, भाषा के लिए जानी जाती हैं। ये 3-4 लाइनें कि आप किसी भी जनजाति में लिख दीजिए, चल जाएगा थोड़ा बड़ा करने के लिए। बाकी बेसिक तो आप ये याद ही कर लें कि वो कहाँ की है फेमस। अब हम लोग देखते हैं भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। वे मुख्य रूप से मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भील जनजाति पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहती है, जो उनके पारंपरिक जीवन शैली के अनुकूल है। वे अक्सर छोटे छोटे गांवों या बस्तियों में रहते हैं। उनके घर आमतौर पर मिट्टी, बांस और लकड़ी से बने होते हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों के पास रहने से उन्हें भोजन, ईंधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिलती है। इंपॉर्टेंट है, भील जाति जरूर याद कर लें। भील जनजाति अपने तीरंदाजी, नृत्य और लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। गोंड। गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति अपनी पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती है। ऊपर मैंने जो 4 लाइन बताई थी वो इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा आपके लिए। संथाल। संथाल जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। संथालों की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें संथाली भाषा, संगीत, नृत्य और त्योहार शामिल है। संथाल जनजाति अपनी मजबूत सामाजिक संरचना, अनूठी संस्कृति और लोक कथाओं के लिए जानी जाती है। संथालों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर आधारित है। नागा। नागा जनजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पाई जाती है। वे कृषि, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर है। उनकी कला, संगीत, नृत्य और त्योहारों में उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परिलक्षित होती है। नागा समाज में प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी सामाजिक संरचना और परंपराएं होती हैं। नागा लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, कला, युद्ध कला, संगीत और नृत्य और त्योहारों के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। नागा लोग कुशल कारीगर भी होते हैं, जो बुने हुए सामान, लकड़ी की नक्काशी और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एस्किमो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एस्किमो उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय छोर तथा इसके पास के द्वीपों ग्रीनलैंड के तटीय भागों एवं एशिया के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर के निवासी हैं। एस्किमो लोग अक्सर बर्फ के घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। चूंकि धरातल के जिस भाग पर ये लोग रहते हैं वहाँ साधन बहुत ही सीमित है, अतः इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर होता है, जिसके लिए समुद्रों की शरण लेते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से सील, मछली, व्हेल और भूमि जानवरों से बना होता है। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंट, बुशमैन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपकी विश्व जनजातियां, अगर आपके में आ जाए ना कि विश्व जनजातियों के प्रमुख प्रकार या टाइप लिखिए, प्रमुख जातियां लिखिए, तो आप ये फर्स्ट, सेकंड और ये भी थर्ड, ये सब आपकी विश्व जनजाति हैं, तो आप इनको लिख दीजिएगा। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, ये क्योंकि बहुत बार ये लघु उत्तरी में पूछी गई है। बुशमैन जिन्हें सैन भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली एक प्राचीन जनजाति है। वे परंपरागत रूप से शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर करते हैं। वे जंगली पौधों, फलों, कंदों और जानवरों का शिकार करते हैं। ये 20 या उससे कम लोगों के छोटे समूह में रहते हैं। बुशमैनों को दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। बुशमैनों की संस्कृति और जीवन शैली उनके पर्यावरण और इतिहास से जुड़ी हुई है और वे दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेमांग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सेमांग मलय प्रायद्वीप के एक स्वदेशी जनजातीय अल्पसंख्यक समूह है जो मलेशिया और थाईलैंड में रहते हैं। सेमांग दक्षिणी थाईलैंड एवं मलाया के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करती है तथा सेमांग को पारंपरिक रूप से शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जो जंगली खाद्य पदार्थों का शिकार एवं संग्रह कर जीवन यापन करती है। इनके निवास भूमध्य रेखीय जलवायु में है। ज्ञातव्य है कि भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों का तापमान संपूर्ण वर्ष उच्च रहता है तथा वर्षा प्रतिदिन होती रहती है। अतिशय आर्द्रता के कारण उमस बहुत ज्यादा होती है। इसी क्षेत्र में सेमांग जनजाति है वो अपना जीवन जीता है। इनका कद छोटा होता है, त्वचा का रंग भूरा, नाक चौड़ी, ओठ मोटे एवं बाल काले तथा घुंघराले होते हैं। ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में प्रमुख अंतर। जो मैंने ऊपर बताया था कि आप अपनी कॉपी में ऐसे लाइन खींचेंगे, इधर ग्रामीण और इधर नगरीय लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामीण अधिवास। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन और वन उत्पादों के संग्रह पर निर्भर करते हैं। ये ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। इनमें जनसंख्या का घनत्व कम होता है और बस्तियों का आकार छोटा होता है और अक्सर मकान पास पास सटे होते हैं। ठीक है, ग्रामीण अधिवास समझ में आपको आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन और वन उत्पादों के संग्रह पर निर्भर करते हैं। ये ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। इसमें जनसंख्या घनत्व कम होता है, बस्तियों का आकार छोटा होता है, अक्सर मकान पास पास सटे हुए बने होते हैं। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे के अवसर जो है नगरीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होते हैं। सामाजिक संबंध लेकिन यहाँ मजबूत होते हैं और जीवन शैली सरल होती है। बल्कि जो नगरीय अधिवास है वहाँ सामाजिक संबंध मजबूत नहीं होते क्योंकि लोग अपने में बहुत बिजी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नगरीय अधिवास। अंतर पढ़ रहे हैं इसलिए पॉइंट वाइज है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों जैसे व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन पर निर्भर करते हैं। ये नगर पालिका या नगर निगम महानगर पालिका आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। इसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और बस्तियों का आकार बड़ा होता है। शिक्षा, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। बुनियादी ढांचा तथा विकास का दर भी उच्च होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होती है और जीवन शैली व्यस्त और जटिल होती है, तभी वहाँ पे सामाजिक संबंधों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौसमी प्रवास से आप क्या समझते हैं। मौसमी प्रवास का मतलब है मौसम के अनुसार लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। यह प्रवास आमतौर पर भोजन, पानी या बेहतर जलवायु परिस्थितियों की तलाश में होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में मौसम अधिक कठोर हो जाता है, जिससे लोग और जानवरों को बेहतर जलवायु परिस्थितियों की तलाश में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी को मौसमी प्रवास कहते हैं। कई जानवर जैसे कि पक्षी, हिरण और व्हेल सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं, गर्मियों में वापस ठंडे क्षेत्रों में आ जाते हैं। मौसमी प्रवास का शॉर्ट में आप ये समझिए कि मौसम के अनुसार जब लोग या जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे हम लोग मौसमी प्रवास कहते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक भूदृश्य से तात्पर्य है कि मानव ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं और गतिविधियों के
माध्यम से किसी क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्य को कैसे बदला है और उस पर अपनी छाप कैसे छोड़ी है। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सांस्कृतिक भूदृश्य से तात्पर्य है कि मानव ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं और गतिविधियों के माध्यम से किसी क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्य को कैसे बदला है और कैसे उस पर अपनी छाप छोड़ी है। अपनी सांस्कृतिक, अपनी प्रथाओं के द्वारा किस तरह उसने प्राकृतिक भूदृश्य को बदला है और कैसे उस पर अपनी छाप छोड़ी है। सांस्कृतिक भूदृश्य एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन शामिल होते हैं। मानव के संपर्क और मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे गलत लिखा है, परिणाम होगा, स्वरूप उत्पन्न और विकसित भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित अथवा मानव द्वारा प्रभावित, रूपांतरित या संशोधित हो सकता है। जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसका मतलब ये है कि वो मानव द्वारा तो निर्मित होता है, लेकिन मानव द्वारा उसको बदला भी जा सकता है। आगे एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित घर, गांव, नगर, यातायात मार्ग, सड़क, रेल, नहर, खेत, फसलें, चारागाह, बाग बगीचे, खेल के मैदान, कल कारखाने, विद्यालय, कार्यालय, संग्रहालय आदि सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रमुख घटक है। तो इन सब को मनुष्य बदल सकता है। इसलिए इस लाइन का यही मतलब है कि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित होते हैं और मानव द्वारा उसे संशोधित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक प्रसार का तात्पर्य सांस्कृतिक विश्वासों, सामाजिक गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों के एक समूह या व्यक्ति से दूसरे समूह या व्यक्ति में प्रसार से है। यानी कि जब हम लोग के सांस्कृतिक प्रथाएं, सामाजिक गतिविधियां एक समूह से दूसरे समूह या एक व्यक्ति से दूसरे समूह में प्रसार होते हैं, उन्हें हम लोग सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्कृति के तत्व जैसे विचार, प्रथाएं आदि अपने मूल स्थान से दूसरे क्षेत्रों या एक समाज से दूसरे समाज में जाती हैं। ये एक प्रकार का सांस्कृतिक विस्तार है जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक होता है। ये प्रसार विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, जिसमें प्रवास, व्यापार, संचार और तकनीक की प्रगति शामिल है। नेक्स्ट हमारा है जलवायु जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित, जो जनसंख्या वितरण है ना उसको जलवायु कैसे प्रभावित करती है। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभावित करती है। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष प्रभाव देखेंगे। चरम जलवायु, अत्यधिक गर्म या ठंडे क्षेत्र जैसे रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है क्योंकि जीवन यापन की परिस्थितियां कठिन होती है। तो इस प्रकार जो जलवायु है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अनुकूल जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र जहां तापमान और वर्षा अनुकूल होती है, अधिक आबादी वाले होते हैं क्योंकि वे कृषि और मानव जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये हुआ हमारा जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, कि जहाँ जलवायु कठिन है, गर्म है, ठंडी है, वहाँ जनसंख्या कम होती है। जहाँ अनुकूल होती है जलवायु वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ कृषि और गतिविधियाँ आसान होती हैं। अब हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु का क्या है। जलवायु कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है और कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्र आमतौर पर अधिक आबादी वाले होते हैं। जल उपलब्धता, पर्याप्त जल स्रोत वाले क्षेत्र जैसे नदी, घाटियां अधिक आबादी को आकर्षित करते हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक आपदाएं जलवायु कैसे प्रभावित करती है उसका। बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं जनसंख्या के विस्थापन का कारण बन सकती हैं और जनसंख्या वितरण को बदल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न से आप क्या समझते हैं। दुनिया में जनसंख्या वितरण पैटर्न किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण और घनत्व पैटर्न हमें किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे वितरित हैं। दुनिया की 90% जो आबादी है वो पूरी पृथ्वी के 10% भूभाग पर रहती है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा है। मतलब जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले 10 देश हैं वहाँ पे लगभग 60% जनसंख्या रहती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया के हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन एक विशिष्ट समय अवधि में निवासियों की जनसंख्या
संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये परिवर्तन सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। इसे या तो पूर्ण संख्या में या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसको पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारागाही पशु चारण से आप क्या समझते हैं? चारागाही पशु चारण, जिसे देहाती पशुपालन भी कहा जाता है, पशुधन को चराने के लिए खुले चारागाहों या सिर्फ चारागाहों पर निर्भर रहने वाली एक पारंपरिक पशुपालन प्रणाली है। इसमें पशुओं को प्राकृतिक चारागाहों में चरने के लिए छोड़ा जाता है, जहां वे अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें चरवाहे अपने झुंडों के साथ घूमते हैं और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पशु चारण में विभिन्न प्रकार के पशुधन शामिल होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी, ऊंट और याक आदि। जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? उसको परिभाषित कीजिए। जीवन प्रत्याशा एक सांख्यिकीय अनुमान है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति या किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह का सदस्य औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। जीवन प्रत्याशा को आनुवंशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवसाय, पोषण, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारी के प्रसार जैसे विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। मतलब जीवन प्रत्याशा को आनुवंशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवसाय, पोषण, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी, ये सभी प्रभावित करती हैं। अब हम आपको थोड़ा सरल शब्दों में बताते हैं जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है। किसी व्यक्ति के औसतन कितने साल तक जीवित रहने की उम्मीद की जाती है। मतलब कोई व्यक्ति है, औसतन कितने साल जीवित रह सकता है, उसकी ये उम्मीद, एक घोषणा की जाती है। ये बताता है कि किसी देश स्थान में जन्म लेने वाला एक इंसान समान रूप से कितने साल तक जी सकता है, अगर वहाँ की जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाएं वैसी ही बनी रहे। मतलब कोई जब ये घोषणा की जाए कि वो आदमी 70 साल जिएगा, तो उसकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना हो, ना ही स्वास्थ्य सेवाओं में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? उसके प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है मानव भूगोल की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या पूछ सकता है मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। बस आप इतना करें, जब आपसे पूछे कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे मानव भूगोल से अभिप्राय उस भूगोल की शाखा से है, बाकी आप पूरा यहाँ से लिख देंगे जिसमें से। चलिए हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके भौगोलिक वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके भौगोलिक वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बताता है कि कैसे मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण करता है। मनुष्य कैसे और क्यों विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, काम करते हैं। मानव भूगोल में ये समझने का प्रयास किया जाता है मनुष्य किस प्रकार अपने प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और किस प्रकार उस वातावरण से स्वयं भी प्रभावित होता है। ये सब हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अब जरा सरल शब्दों में देख लेते हैं। मानव भूगोल वह अध्ययन है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य किस प्रकार पृथ्वी पर रहता है और कार्य करता है और अपने वातावरण को कैसे प्रभावित करता है तथा उससे कैसे प्रभावित होता है। इन शॉर्ट में आप ये समझिए कि मानव भूगोल हमें सिर्फ ये बताता है कि मानव पर्यावरण का संबंध कैसे स्थापित हुआ, कैसे वो लोग आपस में क्रिया करते हैं। इसके मुख्य तत्व देखिए, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। इसके मुख्य तत्वों को, इसके जो मुख्य प्रमुख तत्व हैं वो निम्नलिखित है। फर्स्ट आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि जैसे पहलू इसमें आते हैं। सेकंड है आपके जो पहलू वो निवास स्थल, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के प्रकार इसमें आते हैं। थर्ड है आपका आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। आपका फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं, ये सब इसमें आते हैं। अगला है आपका पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है वो सब आपका मानव भूगोल के तत्व हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अर्थ को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल के उपागम को संक्षेप में बताइए। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ है
मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ये न केवल भौतिक वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के साथ भी है। मानव भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसकी 3 परिभाषाएं हैं। कोई एक, पहली बात तो तीनों अगर आपको समझ में आए तो कर लीजिए, ना कोई एक तो जरूर याद कर लीजिए, वहाँ पेपर में लिख दीजिएगा। मानव भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य के बीच लागू जीवन के लाभ और उन जगहों से संबंधित है जहाँ वे रहते हैं। ये किसने कहा? 1974 में जॉर्ज एफ कॉर्टर द्वारा परिभाषित है। मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के सतह के बीच अतिक्रमण का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने परिभाषा दी? 1882 में एफ रैटिंगजल द्वारा परिभाषित की गई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मानव भूगोल अशांत मनुष्य स्थिर पृथ्वी के बीच की विविधता का अध्ययन है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? 1911 में E.C. सैंपल ने परिभाषित किया था। ये थी हमारी 3 परिभाषाएं। कोई भी आप 1 या 2 याद करके लिख सकते हैं, मानो तो आप तीनों लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मानव भौगोलिक अध्ययन के मुख्यतः 4 उपागम। फर्स्ट जो हमारा है वो है पारिस्थितिकी उपागम, सेकंड है हमारा क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, थर्ड है हमारा व्यवहार परक उपागम, फोर्थ है हमारा मानव कल्याण संबंधी उपागम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है मानव भूगोल में हम प्राय किन विषयों पर या किन बातों का अध्ययन करते हैं, या पूछ सकता है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। इन सब का आंसर एक ही होगा जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। अगर आपसे मानव भूगोल की उपशाखाएं पूछता है तो आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा। अगर विषय क्षेत्र पूछे तो आप ये लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ अध्ययन क्षेत्र लिखा तो वहाँ विषय क्षेत्र लिख देंगे या उपशाखाएं लिख देंगे। फर्स्ट जो हमारा उपशाखा या क्षेत्र है वो है जनसंख्या भूगोल। ये शाखा जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, संरचना यानी कि लिंग, आयु, प्रवास और जनसंख्या नीतियों का अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या भूगोल में हम लोग जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ते हैं, मृत्यु दर के बारे में पढ़ते हैं और वृद्धि दर, जन्म दर, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है जो हम लोग की नेक्स्ट शाखा है मानव भूगोल की, वो है आर्थिक भूगोल। ये आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संसाधनों के उत्पादन और उपभोग का अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्रों का स्थानिक वितरण। नेक्स्ट हमारी जो शाखा है मानव भूगोल की वो है राजनीतिक भूगोल। इसमें देशों की सीमाएं, राज्यों की भौगोलिक संरचना और भौगोलिक रणनीति आदि का अध्ययन होता है। एग्जाम्पल भारत पाक सीमा पर भौगोलिक विवाद, जो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हमारा जो मतलब मानव भूगोल की जो नेक्स्ट हम लोग की ब्रांच या शाखा है सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव संस्कृति जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, वास्तुकला आदि के स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में विविध धर्मों और भाषाओं का भूगोल। नेक्स्ट हमारी जो शाखा है वो है सामाजिक भूगोल। ये समाज की संरचना, जाति, वर्ग, लिंग, जनजातियां, सामाजिक असमानताएं आदि का भौगोलिक विश्लेषण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल झुग्गी बस्तियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा जो है परिवहन भूगोल। ये परिवहन प्रणालियों, मार्गों, संपर्क साधनों और उनके विकास तथा प्रभावों का अध्ययन करती है। फॉर एग्जाम्पल रेल नेटवर्क का आर्थिक विकास और प्रभाव। मैंने आपको ये 7-8 टाइप इसलिए कराए हैं कि आप कोई भी 4-5 याद रख सकते हैं, वो लिखाइएगा। अगर मैं 4-5 कराती तो आप जरूर एक आध और भूल जाते तो कम हो जाता आपका। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है स्वास्थ्य भूगोल। मानव भूगोल की लास्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें स्वास्थ्य रोगों का वितरण, रोगों के फैलाव के कारणों, स्वास्थ्य सेवाओं का स्थानिक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण किसी महामारी का क्षेत्रीय प्रभाव और नियंत्रण रणनीति। अब इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो है मानव भूगोल की ये शाखाएं मानव और प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने में सहायता करती हैं। इन शाखाओं का आपसी समन्वय मानव समाज के समग्र अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है, या मानव भूगोल के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन की विविध गतिविधियों का अध्ययन करना है। मानव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर विविध स्थानों में रहता है, संसाधनों का उपयोग करता है और अपने परिवेश के साथ किस प्रकार पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। अब हम लोग देखेंगे मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य ये जानना है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है और उनके अनुसार अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करता है। वह किस प्रकार अपने पर्यावरण प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है और किस प्रकार अपने पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा इसमें उद्देश्य का वो है स्थानिक विविधता का अध्ययन। मानव क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास, बस्तियां आदि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर क्यों और कैसे भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब कि जो मानव क्रियाएं हैं जैसे कृषि, उद्योग, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 1 बीघा खेत है, किसी के यहाँ उसमें 10 कुंटल गेहूं हो जाता है, किसी के यहाँ 8 ही कुंटल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण और व्याख्या करना इसका उद्देश्य है। जनसंख्या का विश्लेषण, वितरण और संरचना जानना। मानव भूगोल का उद्देश्य यह है कि दुनिया के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना, वृद्धि दर और मृत्यु दर आदि को समझा जा सके। नेक्स्ट जो उसका उद्देश्य है वो है समाज और संस्कृति की विविधता को समझना। विभिन्न समाजों, संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों तथा रीति रिवाजों के भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ये समझना कि मनुष्य किस प्रकार भूमि, जल, खनिज, जलवायु आदि का उपयोग करके कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार जैसी आदि गतिविधियों का संचालित करता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है नगरीकरण और शहरी विकास का अध्ययन। शहरों की उत्पत्ति, उनका विकास, नगरों का विस्तार, नगर नियोजन आदि की नगरों में जितनी भी नीतियां संचालित की जाती हैं आदि की समझ प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है मानव निर्मित समस्याओं का समाधान, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, शहरी संकट, संसाधनों की कमी आदि का अध्ययन करके समाधान प्रस्तुत करना भी इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए थोड़ा सा पॉइंट। मानव निर्मित समस्याओं का समाधान, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, शहरी संकट, संसाधनों की कमी आदि का अध्ययन करके समाधान प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है? नीति निर्धारण में सहयोग। मानव भूगोल विकास योजनाओं एवं नीति जैसे आवास, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव भूगोल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मानवीय विशेषताओं को समझकर सरकारें और योजनाकार अधिक उपयुक्त नीतियां बना सकते हैं, जिससे सतत विकास संभव हो सके। नीति निर्धारण में पता है कैसे सहयोग करता है? जैसे पर्टिकुलर सरकार को, जैसे आवास की जो योजना आई थी अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने फ्री में आवास दिए, तो पर्टिकुलर पहले वहाँ पे जाएंगे वो लोग, अपने मतलब अधिकारी भेजेंगे, वहाँ कहेंगे कितनी जनसंख्या है वहाँ की, अगर 1000 जनसंख्या है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग आवास देंगे। तो नीति निर्धारण में भी मानव भूगोल बहुत काम करता है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। मानव भूगोल का अध्ययन केवल ये नहीं बताता कि मनुष्य कहाँ और कैसे रहता है, बल्कि ये समाज, मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को उजागर करता है तथा समाज के सतत विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पर्यावरण संबंध पर प्रकाश डालिए। मानव पर्यावरण के बीच गहरा, जटिल और परस्पर निर्भर संबंध है। मानव जो है वो पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और पर्यावरण को प्रभावित करता है, और पर्यावरण भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। ये संबंध सकारात्मक, नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं। मानव, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मानव का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग देखते हैं प्रदूषण। मानव गतिविधियों जैसे उद्योगों, वाहनों और कचरे के निपटान से पर्यावरण प्रदूषण होता है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और वन्य जीवों के आवास का नुकसान होता है। संसाधनों का अति उपयोग,
अतिप्रयोग, मानव अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है जिससे वे समाप्त हो रहे हैं। जैसे जल, अब आप लोग देखते होंगे बहुत ही बहाते हैं लोग, नल खुला छोड़ देते हैं। तो ये सब हम लोग एक तरह से देखें तो पर्यावरण पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन समझे जैसे पेट्रोल और कोयला, ये सब। अब देखेंगे हम लोग पर्यावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, अगर पर्यावरण दूषित होगा तो हम लोग का स्वास्थ्य खराब होगा। तो एक तरह से देखा जाए दूषित पर्यावरण मानव पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई से खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या हो रही है। जब सारे सब वन काट दिए जाएंगे तो खाद्य समस्या की सुरक्षा हो जाएगी, खाना कम पड़ जाएगा, इसका ये मतलब है। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। तो जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो हम लोग पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं, फिर जब पेड़ कट जाते हैं तो पर्यावरण हम लोग पे प्रभाव डालता है। कैसे? बाढ़ लाके, सूखा, तूफान, ये सब पर्यावरण हम लोग को प्रभाव डाल रहा है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि मानव पर्यावरण के जो अंतर संबंध है उसके क्या एग्जाम्पल हैं। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसे वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता की क्षति आदि के माध्यम से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, जैव प्रजातियों का विलुप्त होना आदि उत्पन्न हुए जो अंततः मानव जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लॉन्ग या लघु उत्तरी का। लघु उत्तरी में आप 2 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिए, लॉन्ग में 4-5 लाइन का लिख दीजिए। मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर आधारित है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण भी मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि मानव प्रकृति के साथ सहयोगात्मक और संतुलित संबंध बनाए रखे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण मिल सके। ये थे हमारा फास्ट रिवीजन। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करिए। बस एक छोटा सा काम करिएगा, पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आया तो वापस जरूर आइएगा पेपर देख के और कमेंट करिएगा कि आपके पे क्वेश्चन आए कि नहीं आए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से पेपर करके आइएगा।